आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम और आदाब। आप सबका तहे दिल से स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आज का लिंक काफ़ी सारे ऐसे लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो फॉलोअर्स तो नहीं हैं लेकिन हमारे खैर ख्वाह हैं और हमदर्द हैं और गमगुसार भी हैं। सो अब ये देखिए, आप मैसेज जा रहा है अभी और जितने भी लोग हैं उन सबको मैं मैसेज भेज रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ी देर सब्र करेंगे तो हम ये भेज सकते हैं। और मेरे ख्याल से थैंक यू वेरी मच मिसेस हरजाई, आपके हमारे साथ बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड अ बिग शाउट आउट फॉर यू टू। और मीनवाइल मैं ये देख रहा हूँ कि ओके, एबी इज़ ऑल्सो देयर। हेलो एबी, कैसे हो आप? गुड टू नो दैट यू आर टर्निंग आउट और यू ट्रेनिंग योरसेल्फ टू बी अ पायलट। ये बड़ी खुशी की बात है। और जब आप छोटे भी थे, स्कूल में भी थे, तो तभी भी आप होनहार तो तभी से थे। तो बड़ी खुशी होती है ये जान के कि अब आप एक कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आई विश यू लॉट्स ऑफ लक। और हम और ये पॉडकास्ट डीजे मॉन्टी, वेलकम। यस डेफिनेटली, मैं सॉरी, आपको मुझे थोड़ी सी तकलीफ ये है कि मैं देख रहा था कि किस तरह से व्हाट्सएप की भी करा जाए, तो और लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको भी ये साथ में दे दिया जाए लिंक, तो कम से कम वो जुड़ सकें जो फॉलोअर ना भी सही लेकिन ये पॉडकास्ट देख पाएँ। तो मैं उसके देख रहा हूँ यहाँ शेयर में मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ तो शेयर करा है। और ये मैं और भी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ साथ साथ। और हाँ, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे उसी तरह से मैं और आगे पॉडकास्ट को ले जाता रहूँगा। बहरहाल आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है इस पॉडकास्ट में और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस पॉडकास्ट का टाइटल है इसी का नाम ज़िंदगी, रूबरू लाइफ से, रूबरू विद लाइफ। और इसी का नाम ज़िंदगी और रूबरू विद लाइफ जो हमारे पहले पॉडकास्ट में नहीं जुड़ पाए थे और अभी शायद आज जुड़े हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि 2-3 वजहें हैं इसके उन्वान की। इसके जो टाइटल है उसकी क्या वजह है कि इसी का नाम ज़िंदगी। पहली बात तो ये कि ये उन्वान है मेरी पसंदीदा नस्र का, जो मैंने पिछली बार पढ़ी भी थी, और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार दोबारा पढ़ सकता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरी पसंदीदा नस्र है और मैं अक्सर जब मौका मिलता है तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। दूसरी बात ये कि ये मेरा मानना है कि दुनिया में जितना भी साहित्य लिखा गया है, दुनिया के किसी भी कोने में लिखा गया है, किसी भी वक्त और किसी भी दौर में लिखा गया है, किसी भी ज़बान में लिखा गया है, वो 2 ही बड़े फ़लसफ़ों को लेकर लिखा गया है। एक तो ज़िंदगी और उसके मुख्तलिफ पहलू, ज़िंदगी के बाहर कुछ भी नहीं है। और दूसरा इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्रीत, प्यार और उसके असीम रंग। इन्हीं दोनों फ़लसफ़ों को लेके साहित्यकारों ने एक ज़माने से लिखा है। और जितने भी लेखक रहे हैं, जितने भी शायर रहे हैं, जितने भी कवि रहे हैं, उन्होंने इन्हीं चीज़ों का दायरा लेके लिखा है।
ये बात ज़रूर है कि एक लेखक, चाहे वो कवि हो, शायर हो या लेखक हो, वो अपने समाज का दर्पण होता है। तो जो समाज में चल रहा है उसको दर्शित करना, उसका अक्स बन जाते हैं, वो उसकी वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये ज़रूरी है। और शायद इसी तरह से आप में से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो आप जानेंगे इतिहास में कि बहुत सा इतिहास आज हमें इसीलिए पता है क्योंकि उस वक्त के साहित्य में जब लोगों ने देखा तो तब उन्हें समझ आया कि उस वक्त का समाज, उस वक्त का माशरा कैसा था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितने भी साहित्यकार हैं वो बहुत एक अहम रोल अदा करते हैं हमारे सोसाइटी में। सुमित अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वत्सल जी भी अभी आपका स्वागत है। वत्सल जी खुद एक बहुत चोटी के कलाकार हैं, गज़लें गाते हैं और इनकी कई एल्बम्स निकल चुकी हैं, ऐसा मुझे आपके बारे में बताया गया है और आपका स्वागत है। तो मैं सोचता हूँ आप जैसे लोग जो गज़लें समझते हैं, जो गज़ल सराई कर सकते हैं, उस ग्रुप में गज़ल सराई ही नाम है। मेरे ख्याल से गज़ल सराई का मतलब ही यही होता है जो गज़ल खुद गाता है, और गज़ल सराई यानी उसकी तारीफ़। और सुमित अभी अहमदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ, और ये डीजे मॉन्टी के ख़ास स्टूडेंट हैं डीजेइंग में, तो इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ तहे दिल से इस पॉडकास्ट में। और शमिक, वेलकम शमिक। शमिक इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द फैमिली और मेरे छोटे बेटे कनिष्क का ख़ास दोस्त है, तो आपका भी स्वागत है, वेलकम वंस अगेन। और जैसे मैंने कहा कि इसी का नाम ज़िंदगी, रूबरू लाइफ के साथ, रूबरू विद लाइफ। तो इन्हीं दोनों मुद्दों को लेके जितना साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है, और मैं भी इसी दायरे में हूँ, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। तो जितना भी आज तक मैंने लिखा है वो या तो ज़िंदगी को लेके लिखा है, और या प्रेम, प्रीत और प्यार, मोहब्बत। ये सोचिए कि जितनी भी खूबसूरत गज़लें वत्सल साहब जैसे या और ऐसे बड़े चोटी के कलाकार जो गाते हैं, और फिल्मों के भी गाने, जितने खूबसूरत गाने हैं, मेरे ख्याल से उसमें 90% ऐसे हैं जो प्यार, प्रीत, इश्क और मोहब्बत पे हैं। वो अगर ना हो तो मेरे ख्याल से दुनिया बहुत सूनी सी होगी। वो एक ऐसा फूल होगा दुनिया जिसमें कोई रंगत नहीं होगी, जिसमें कोई खुशबू नहीं होगी। तो मैं सोचता हूँ वो एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और एक दोबारा मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और मैं एक छोटी सी इल्तिजा है मेरी, और वो ये है कि कृपया कर मुझे किसी और का कलाम पढ़ने के लिए ना कहें। और ये मैं इसलिए ख़ास तौर से कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि आप किसी और का कलाम चाहें, मैं उसको उसी लहजे में पढ़ पाऊँ कि ना पढ़ पाऊँ, मैं उसकी बारीकियाँ शायद ना समझ पाऊँ, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है नुएंसेस। तो लेकिन अगर गालिब जैसे शायर हैं और चोटी के कवि और शायर जो रह चुके हैं पिछले 100, 200, 300 सालों में, उनके काम की तशरीह करना मैं सोचता हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले भी दुनिया बहुत अलग थी। तो उनके दिल दिमाग में, उनकी रूह में, उनकी सोच किन चीज़ों से मुतासिर थी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इसीलिए इस पॉडकास्ट में सिर्फ जोर दूंगा अपने काम पे। जो मेरी रचनाएं हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने वो किस तरह से लिखी हैं, कब लिखी हैं, क्यों लिखी हैं और कैसे लिखी हैं। और जो मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते लेकिन आज जुड़े हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं उर्दू की गज़लें, नज़में, नसरें भी बड़े शौक़ से लिखता हूँ। और उनमें से एक की आज तशरीह मैं करने वाला हूँ, उनकी व्याख्या करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और इनमें से चंद शेर मैंने, इसके चंद अशार इस गज़ल के
काफ़ी लंबी गज़ल है, तो मैंने चंद जगह पढ़े हैं, ज़रूर पढ़े भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे शेर होते हैं जो महफ़िलों में नहीं पढ़े जाते, क्योंकि उनमें जो लफ्ज़ होते हैं, जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं। तो अगर आप उसको समझाने में लग जाएंगे, उसकी व्याख्या में लग जाएंगे, तो फिर वो मुशायरे का मज़ा, कवि सम्मेलन का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें अक्सर शायर और कवि नहीं पढ़ते मुशायरों में, वो छोड़ देते हैं किताब के लिए। जब एक किताब पब्लिश होती है तो वो सारी की सारी गज़ल उसमें पूरी होती है। कनिष्क अभी ज्वाइन किया है हमें, और कनिष्क वेलकम, योर फ्रेंड्स ऑलरेडी है, सो इट्स गुड। तो ऐसा है कि बहुत ही पसंदीदा गज़ल है ये, बहुत हाल ही का काम है मेरा, और इसका उन्वान है चाहत भी चाह से बढ़ चुकी। तो वो कुछ इस तरह से है कि लहरें न रुकी कल थी, न ये कल पे रुकेंगी। लहरें न रुकी कल थी, न ये कल पे रुकेंगी। आबे रवां फितरत है इनकी, कैसे रुकेंगी। आबे रवां का मतलब होता है बहता हुआ पानी, जो मुसलसल चल रहा है, परस्पर चल रहा है। तो ये एक इस तरह की चीज़ है जो रुकने वाली नहीं है। जब तक इस कायनात का अंत नहीं होता, जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया मोंटी, शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ ये पहला शेर कि लहरें न रुकी कल थी, न ये कल पे रुकेंगी। आबे रवां फितरत है, आबे रवां फितरत है इनकी, कैसे रुकेंगी। इसका दूसरा शेर भी इसी तरह से बहुत सीधा सा और ख़ूबसूरत शेर है, और इस तरह से है कि न जाने कौन डालता है इनमें रवानी, न जाने कौन डालता है इनमें रवानी। रुकने का खौफ है नहीं, फिर कैसे रुकेंगी। अभी आप ये जानते हैं कि, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जानते हैं कि बनाने वाला ऊपर वाला है, और उसी ने आपको और हमें और हम सबको बनाया। ये पूरी कायनात उसकी रचना है, वही दृष्टा है, वही सृष्टा है। और उसकी एक एक खूबसूरत चीज़ को लेके अगर एक कवि, एक शायर, एक कलाकार, एक लेखक सारी ज़िंदगी भी लिखता रहे उस एक चीज़ के बारे में, मैं सोचता हूँ तो भी शायद कम पड़ेगी। और इस गज़ल की अब एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी है, छोटा सा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले महीने हम गोवा में थे, तो लाजिम सी बात है, आप बीच पे जाएंगे, पानी में खेलेंगे, खिलाएंगे, और कुछ देर के बाद थकान सी होने लगती है, और दिन सूरज जैसे जैसे चढ़ता रहता है, गर्मी बढ़ती रहती है। तो पानी में खेलने खालने के बाद, लहरों का मज़ा लेने के बाद कुछ इस तरह से हुआ कि गर्मी थोड़ी बढ़ी, तो फिर उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम लोग थोड़ा बीच से थोड़ा सा आगे की तरफ आए। तो आपको पता है गोवा में हर तरफ शैक्स होती हैं, तो उस शैक में जाके हम लोग एक छाए में हम बैठ गए, हम शेड में बैठ गए। गर्मी बढ़ रही थी, तो आप सब जानते हैं कि सही संजय जी, ठीक, आई एम सो ग्लैड यू एग्री विद मी, आप मुझसे इत्तेफाक कर रहे हैं इस बारे में। तो अभी गोवा जैसी जगह है, समंदर आपके सामने है, आप एक शैक में बैठे हैं, एक ही चीज़ की कमी है, ठंडी चिल्ड बियर। तो एक ठंडी एकदम चिल्ड बियर मेरे हाथ में थी, सामने समंदर था, और बार बार लहरें आके किनारे पे रुक रही थी, बार बार वो किनारे पे आके टूट रही थी। कोई और होता मेरे साथ, और भी दोस्त थे, वो भी मेरे साथ बैठे थे, हम लोग बातें कर रहे थे, तो वो भी देख रहे थे और मैं भी देख रहा था। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो बिजनेसमैन हैं, मैं लेखक हूँ, मैं शायर हूँ, तो मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं जितनी बार वो लहरें आके टकरा रही थी किनारे से, हर बार मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था। जितनी बार लहरें आ रही थी, और वो मुसलसल हैं, वो परस्पर है, वो चलती ही जा रही थी, वो बार बार आके किनारे पे टूट रही थी, और मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल, कई सवाल आ रहे थे, और हर सवाल के साथ एक जवाब।
तो इन सवालों और जवाबों के सिलसिला, मेरे एक हाथ में पेपर नैपकिन था, मैंने शैक के मैनेजर थे उनसे पेन लिया और वहीं मैंने ये गज़ल लिखनी शुरू कर दी। तो इस गज़ल की रचना गोवा में हुई है, लहरों को देखते हुई है। श्यामा प्रसन्न साहब आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगला शेर पढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा, आप सोचें आप गोवा में हैं, आप उस शैक में बैठे हैं, समंदर आपके सामने हैं, लहरें धीरे धीरे आके आपके प्यार से उस किनारे पे टूट रही हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके हाथ में ठंडी बियर है, वो मत भूलिए, उसके बिना आपका मज़ा नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, और कुछ इस तरह से है कि हमेशा लिखने वालों ने दिल की तरंग की बात करी है। अभी दिल की तरंगें जो इस तरह से होती हैं कि महसूस करी जाती हैं लेकिन देखी नहीं जाती। आप महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकती, और इसीलिए लिखने वालों ने हमेशा उनकी तशबीह करी है एक ऐसी तरंग से जो तो वो देख सकते हैं, जिसे वो महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने सागर की तरंगे जो लहरों के रूप में, मौजों के रूप में उठती हैं, उस रवानी को लेके अनगिनत रचनाएं लिखी गई हैं, अनगिनत रचनाएं लिखी गई हैं। तो अब आप उसी मूड में जाइए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अगला शेर पढ़ पाऊँ। तो अगला शेर कुछ इस तरह से है कि अभी देखिए इसका पोइटिक एस्पेक्ट। लगता न जाने कौन है इनका ये किनारा। वत्सल जी ने बड़ा अच्छा है कि साथ साथ बहू और साथ साथ बहने की हमें ठीक है। गोवा और दमन में बिल्कुल। तो ये शेर कुछ इस तरह से है, लगता न जाने कौन है इनका ये किनारा, लगता न जाने कौन है इनका ये किनारा, सदियों की मोहब्बत है, सदियों की मोहब्बत लबे साहिल पे रुकेगी। अभी यहाँ जब मैंने एक मुशायरे में, एक कवि सम्मेलन में ये शेर पढ़ा, तो मैंने एक लफ्ज़ इसका बदल दिया था। सदियों की जो असल लफ्ज़ है वो कराबत है, और कराबत का मतलब होता है एक रिश्ता, एक नाता। लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर एक इंसान समझ नहीं पाता, तो इसीलिए मैंने इसको एक हल्के, एक रोज़मर्रा के लफ्ज़ से इसको बदला, और ये कहा कि सदियों की मोहब्बत लबे साहिल, यानी जो किनारा है वहाँ पे रुकेगी। तो ये अगला शेर था। और एक बार फिर आप इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ बैठे हैं, और अगला शेर ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि लहरें आ रही हैं, किनारे पे टूट रही हैं, क्या चीज़ खींच रही है उनको। ये सवाल बार बार जहन में उठ रहा था। तो अगला शेर कुछ इसको लेके है, वो डोर गैब है, गायब नहीं, गैब यानी अदृश्य, इनविजिबल। वो डोर गैब है जो खींचे है लहर को, वो डोर गैब है जो खींचे है लहर को, मकनातिसी यानी मैग्नेटिज्म, मकनातिसी ये जाके किनारे पे रुकेगी। तो वो जो मैग्नेटिज्म है, जो मकनातिसी है, वो जो खिंचाव है, वो आपस में इन दोनों का है, लहरों का और किनारे का। ये बड़ी खूबसूरत ये एक शेर है। और अगला शेर इसका शेर ख़ास है। रोहन और अभी जुड़े हैं हमारे साथ, शुक्रिया डीजे मॉन्टी आपका सराहने के लिए शेर को। और अगला शेर शेर ख़ास है, गौर फरमाइए इस तरह से कि एक खोज में डूबी हैं समुंदर की चाहतें, एक खोज में डूबी हैं समुंदर की चाहतें। थैंक यू संगीता। एक खोज में डूबी है समुंदर की चाहतें। अब ये सोचिए कि समुंदर से गहरा क्या है, कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप शायर की नज़र से, एक कवि की नज़रिए से देखेंगे तो सोच और मोहब्बत सागर से भी गहरी है। तो इसका पहला मिसरा, और मैं साथ में पढ़ता हूं दूसरा मिसरा, जिसकी थोड़ी सी
मुझे थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी तशरीह करनी पड़ेगी, तो मेरे साथ बने रहिए। वो इस तरह से कि एक खोज में डूबी हैं समुंदर की चाहतें, मराहिल खुलूस से दिलो जां पे रुकेगी। तो इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। वो इस तरह से है कि एक समंदर की सोच है, वो खोज है, डूबी हुई है, तो वो कहाँ रुकेगी, ये सवाल मेरे जहन में था। तो रूह ने मेरी जवाब दिया कि मराहिल खुलूस दिलो जां पे रुकेगी। मराहिल यानी पड़ाव, खुलूस यानी पाक, साफ, सिंसियर। सो दिलो जां जो साफ है, जो पाक है, वहां पे जाके ये लहरें टूटेंगी। तो इसीलिए वो किनारा पाक हो गया। यानी वो ये एक शायर के देखने का नज़रिया है, ये उसका अपना दिल है। तो एक बार दोबारा ये मैं शेर पढ़ता हूँ आपके लिए। शुक्रिया संगीता। कि एक खोज में डूबी है समुंदर की चाहतें, मराहले खुलूस से दिलो जां पे रुकेंगी। और अब अगला सवाल आता है कि इसके आगे क्या है। तो दरमांदा रूह की ख्वाहिशें जा किस पे रुकेंगी। अभी दुनिया में दुख सुख भरा हुआ है, और कवि और शायर अक्सर बात करते हैं, सुख की भी बात करते हैं, लेकिन दुख भी है। तो दरमांदा का मतलब यहाँ है, इसके मायने हैं दुख। तो दरमांदा रूह की ख्वाहिशें किस पे रुकेंगी। तो इसका जवाब फिर मेरी रूह से आया कि मुंदमिल करे उन मुनाजातों पे रुकेंगी। तो मुंदमिल का मतलब होता है एक भरता हुआ घाव, वो ऐसी चीज जो घाव भर सके। मुंदमिल करेगा उन मुनाजातों पे रुकेंगी। अगर आप इसका मतलब देखेंगे मुनाजातों का, तो उसका मतलब होता है कि आपने प्रेयर करी, दुआ करी, लेकिन मुझे इससे शांति नहीं मिली। अनीता दीदी, आपका वेलकम है, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप अभी अभी बने हमारे साथ। तो जो लोग थोड़ी देर से हमारे साथ बने हैं, ये मैं रील्स में, इसमें स्टोरी या रील्स में डाल दूंगा। रील में नहीं, रील तो खास छोटी होती है, और मैं डाल दूंगा पोस्ट में, तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था, मुनाजातें, तो मेरी एक अलीम हैं उर्दू के, उनसे बात हुई। तो मैंने अपना जो मेरा शक था वो मैंने उनके सामने रखा कि क्या ये इसके सही मायने हैं। तो उनके चेहरे पे हंसी आई और उन्होंने कहा कि हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मुनाजातों का वो मतलब नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक वक्त लेके बड़े सुकून से, बड़े तसल्ली से समझाया, और मुझे क्या समझ आया वो मैं आपको समझाता हूँ। मेरा यकीन है कि जितने भी लोग आज अभी हमसे जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हिंदुस्तान में, यकीन से कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा लोगों ने सुपर हिट फिल्म दीवार देखी है। और आपको वो उसका आइकॉनिक सीन याद होगा जब अमिताभ बच्चन मंदिर में जाते हैं और कहते हैं खुश तो बहुत हो गया आज। वो गुफ्तगू जो इंसान की भगवान से होती है, उसको रूबरू मानते हुए डायलॉग, उसको मुनाजाते कहा जाता है। तो सीधी सी एक प्रार्थना को, एक प्रेयर को मुनाजात नहीं कहा जाता। और मुनाजाते हैं जब आप एक अपने वली को रूबरू मानते हैं और उससे ऐसे बात करते हैं जैसे वो वहाँ मौजूद है। तो इसीलिए मैंने ये शेर लिखा है कि दरमांदा रूह की ख्वाहिशें जहाँ किस पे रुकेंगी, मुंदमिल करेगा उन मुनाजातों पे। यानी जब रूबरू होगा वो अपने वली के, तब जाके वो दुख, वो चोट वहाँ पे रुकेगा। शुक्रिया दोस्तों। धड़कने बेसब्र किस पहर पे रुकेंगी। अब शायद ही कोई इंसान ऐसा है जो कह सके नहीं, मेरे में भरपूर सब्र है। इंसान का दूसरा नाम ही बेसब्री है। तो ये शेर कुछ इस तरह से है कि धड़कने बेसब्र किस पहर पे रुकेंगी। तो इसका जवाब फिर मुझे ये आया कि सजदो साहो खुलूस, सिंसेरिटी, प्योरिटी, पाक। सजदों, जैसे सजदा होता है, सजदे में एकदम पाक होता है, पवित्र होता है। तो सजदों साहो खुलूस उस सहर पे रुकेगी, यानी उस सुबह पे जाके वो रुकेंगी। तो ये
काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। मैं समंदर को देखता रहा, लहरों को देखता रहा और किनारे को देखता रहा। मेरा चंद सेकंड के लिए ध्यान टूटा, मेरी नज़र हटी समंदर से और मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी जो उससे भी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। मैं बात कर रहा हूँ अपनी हमनफस की, मेरी अर्धांगिनी सीमा की। जब मैंने उनको देखा तो मेरा दिल कुछ और, किसी और तरह के सवाल करने लगा और ख़ुद ब खुद जवाब देने लगा। और ये शेर तब निकला, और ये ऐसा है कि कूचाए यार की तलाश है तो सभी को। कूचाए यार की यानी अपने बिलवड की, यानी जिससे आप प्यार करते हैं, अपने यार की गली। और यह है कि कूचाए यार की तलाश है तो सभी को, होगा जो परस्तार डगर उसको मिलेगी। परस्तार यानी वो जिसने पूजा करी है, जिसने प्यार को पूजा समझा है, डगर उसको मिलेगी। ये डगर वो नहीं है कि रास्ता ये है, तो वो तो आप गूगल मैप से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये है कि यार का प्यार उसको मिलेगा जिसने अपने प्यार को एक सजदा माना है, जो इश्क में सुजूद हुआ है, ये उसको मिलेगी। और इसका अगला शेर एक अलग खूबसूरती पे है। और शिवानी अभी हमारे साथ बनी है, आपका शुक्रिया आने के लिए। कि महफिलों से मजलिसों से जा सरे मिंबर। आप जानते हैं कि लोग अक्सर महफिलों में मिलते हैं, मजलिसों में मिलते हैं, और शुक्रिया, और सरे मिंबर वो मस्जिद की तीसरी सीढ़ी होती है, जैसे मुझे बताया गया था, अलीम ने बताया, कि जहाँ इमाम साहब खड़े होके और ऐलान करते हैं। तो एक इससे पाक कोई चीज़ नहीं होती। तो महफिलों से मजलिसों से जा सरे मिंबर यानी एक आम चीज़ से और खुदाई से भी जो ऊपर चीज़ निकल जाती है इश्क की मसाफतें, कहाँ ये रुकेंगी। तो ये इनको रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। ये कहने का सीधा मतलब इस शेर का ये है कि इस दुनिया की शायद ही कोई ऐसी ताकत है जो इश्क या मोहब्बत को रोक पाए। इश्क या मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होता, आपका दिल भर जाता है, फ़र्क यही है। तो इसीलिए ये है, ये इश्क की मसाफतें यानी ये राहें, ये सफ़र, ये इश्क की मसाफतें, कहाँ ये रुकेंगी। अब अगले शेर में शुक्रिया, और अपूर्व हमसे अभी अभी जुड़े हैं। और अगले शेर में आप देखिए कि पहला मिसरा बड़ा खूबसूरत है और इसका मिसरा सानी भी बहुत ही प्यारा सा है। वो इस तरह से कि ख़याल है या ख्वाहिशें या इश्क तसव्वुर। ख़याल है या ख्वाहिशें या इश्क तसव्वुर। अभी जो अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ाते हैं वो एक फिगर स्पीच से काफ़ी वो जानते हैं, जिसका मतलब होता है टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी तब होती है जब एक ही ख़याल को कहने वाले 2-3 अलग अलग लफ्ज़ या जुमले आप इस्तेमाल करते हैं, और वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उस चीज़ को आप और इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। यू वांट मेक इट मोर एम्फेटिक, तो आप उस चीज़ को और एक उरूज देना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये 3 जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं कि ख़याल है, ख़याल में ही आपकी ख्वाहिशें होती हैं दिल में, या फिर तसव्वुर यानी सोच। तो ख़याल, ख्वाहिशें और तसव्वुर, ये तीनों चीज़ें एक ही बात कह रही हैं। ये तीनों लफ्ज़ एक ही बात कह रहे हैं कि ख़याल है या ख्वाहिशें या इश्क तसव्वुर, ये दिल की पेशोपस यानी असमंजस, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, ये दिल की पेशोपस किसी मंज़र पे रुकेगी, यानी जो उसकी मंजिल मकसूद है, यानी जो उसके दिल ने चाहा है, ये वहीं पे जाके रुकेगी। तो एक बार फिर मैं आपके लिए शेर पढ़ता हूँ कि ख़याल है या ख्वाहिश या इश्क तसव्वुर, ये दिल की पेशोपस किसी मंज़र पे रुकेगी। और अगला शेर जिनकी शक्ल की तरफ मैं देख रहा था
अपनी अर्धांगिनी, अपने हम नफस, उनकी आंखों में देखा तो ये शेर वहाँ से निकला। ये शेर ख़ास तौर से उनके लिए है। कशिश तो दिल को दिल से ही होती है यूं अक्सर, कशिश तो दिल को दिल से ही होती है यूं अक्सर, चाहत भी चाह से बढ़ चुकी जान लेके रुकेगी। तो ये उनकी नज़र, ये शेर है। बहुत सीधा सा शेर है लेकिन बहुत ही गहरा शेर है। अगला शेर पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसकी तशरीह मैं कर ही रहा हूँ। ये अच्छा, मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि मेरे लिखने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। मोंटी, ऐसी बात है कि आप तो जानते हैं कि स्कूल कॉलेज से ही मुझे लिखने का बहुत शौक़ था और तभी से ये सिलसिला जारी रहा है। तो जैसे ही वक्त मिलता रहा, जब भी अपनी मसरूफियत से जब भी वक्त मिला, मैंने बैठ के ज़रूर कुछ लिखा है। क्योंकि बात ये होती है कि आप भले ही कितने मसरूफ़ हों, आप कितने ही दिन में दौड़ धूप करते रहें, बावजूद उसके शाम को जब आप घर आते हैं, आप चैन से बैठते हैं अपने घर परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं, बहुत से ऐसे ख्याल होते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। उन ख्यालों को बजाय कि चलो जाने दो, होगा कुछ, एक शायर उनको वहीं पकड़ लेता है और उनको सफ़े पे उतार देता है। यू टर्न इट इनटू ब्लैक एंड वाइट। तो ये सिलसिला एक ज़माने से चला आ रहा है। तो जब भी वक्त मिला कुछ लिखा, कभी कम लिखा, कभी ज़्यादा लिखा, कभी छोटा लिखा, कभी लंबा लिखा, कभी कविताएं, अगर कोई ख़ास ख्याल आया है, कोई अच्छा सा, कोई बहुत ही प्यारी सी कोई चीज़ आई है तो एक अच्छी कविता निकल आती है। कुछ ख़ास इश्क मोहब्बत पे कहना हो तो फिर उसको एक शायरी का रूप दे दिया जाता है। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है पिछले न जाने कितने सालों से, और उम्मीद ये करता हूँ कि जब तक सांस है ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी प्रे फॉर मी, दैट्स ऑल आई कैन से। तो अगला शेर ये कुछ इस तरह से है कि क्या बेअमा गुगाए रस्ताखेज़ रुकेगी, क्या बेअमा गुगाए रस्ताखेज़ रुकेगी, जो या है रस्तागारी की जा उस पे रुकेगी। शुक्रिया संगीता आपका भी। और सरगम अभी ज्वाइन हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर मैं शेर पढ़ता हूँ कि क्या बेअमा गुगाए रस्ताखेज़ रुकेगी, जो या है रस्तागारी की जा उस पे रुकेगी। अभी यहाँ एक बहुत ही संगीन एक मुद्दा उठाया है मैंने, और ये है कि ये बेअमा यानी ये जो अशांत आवाज़ है। गुगाए रस्ताखेज़ एक फ़ारसी जुमला है जिसका मतलब होता है क़यामत के दिन का शोर, द डूम्सडे जिसे हम अक्सर कहा करते हैं। तो ये क़यामत के दिन का जो शोर है, जो मीज़ान क़यामत भी कहा जाता है, वो दिन जब आपके अच्छे और बुरे का हिसाब हो रहा है। मीज़ान बोलते हैं तराजू को। जब आपके अच्छे और बुरों का एक तराजू में तोला जाता है कि जिसके बिना पे आपको दोज़ख या जन्नत दी जाती है, तो अगला मिसरा अब इसका सुनिए कि क्या बेअमा गुगाए रस्ताखेज़ रुकेगी, जो या है यानी इट्स अ सीकर, ये ढूंढने वाली है, जो या है रस्तागारी की यानी मोक्ष की, ऐसी चीज़ जिससे आपकी पूरी निजात हो, रिहाई, तो उसी का नाम मोक्ष है। जो या है रस्तागारी की जा उस पे रुकेगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि मीज़ान क़यामत का, गुगाए रस्ताखेज़ का रस्तागारी से क्या नाता है। और ये एक शेर है जो मैं सोचता हूँ सब ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर सोचते हैं। खैर जवानी में तो नहीं, शुक्रिया मोंटी आपका। और लेकिन उम्र के साथ साथ इंसान कभी ये ज़रूर सोचता है, भले कितनी अच्छी आपकी ज़िंदगी चल रही है, शायद आपको कोई
ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा, कोई गम नहीं है, बावजूद उसके आप फिर भी कभी सोचते हैं सांसों की ये रफ्तार कहाँ किस पे थमेगी, सांसों की ये रफ्तार कहाँ किस पे थमेगी। तो इसका जवाब आता है कतबा जहाँ गड़ा है जाके उस पे रुकेगी। कतबा उस पत्थर को बोलते हैं जो कब्र पे अक्सर लगाया जाता है, जिसको टूमस्टोन बोला जाता है, जिस पे जो गुजर गया है उसके बारे में लिखा जाता है। तो जहाँ तकदीर ने लिखा है आप वहीं जाएंगे। तो ये एक तरीका है देखने का। और इस गज़ल का आखिरी शेर बहुत ही खूबसूरत है और इसको मैंने क्यों लिखा मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं शेर पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि इसके लिखने की क्या वजह रही है। न जाने वक्त कौन सा किया है मुकर्रर, न जाने वक्त कौन सा किया है मुकर्रर, सांसें हमारी कौन से दरिया में घुलेंगी, दरिया में घुलेंगी। अभी आप ये देखिए कि पहले, इससे पहले वाले शेर में मैंने बात करी थी कि कतबा जहाँ गड़ा है जाके उस पे रुकेगी, तो यानी आदमी को दफन कर दिया जाता है। लेकिन मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते मुझे ये पता है कि मेरे दाह को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा और अग्नि में जब दाह का अंत हो जाता है तो राख बच जाती है और उस राख को गंगा के पवित्र जल में डाल दिया जाता है। और इसीलिए ये शेर मैंने ये लिखा है कि मैं हिंदू हूँ, मेरी जो राख है, मेरे जो आखिरी सांस के साथ जो राख को मिली वो कौन से दरिया में मिलेगी। एक बार फिर मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि न जाने वक्त कौन सा, न जाने वक्त कौन सा किया है मुकर्रर, न जाने वक्त कौन सा किया है मुकर्रर, सांसें हमारी कौन से दरिया में घुलेंगी। अब आप समझ रहे हैं कि इसका शुक्रिया संजय जी। तो ये इस आखिरी शेर का ये एक तशरीह थी, इसकी व्याख्या ये थी। कहने का मतलब ये कि मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है कि मेरा दाह संस्कार कैसे होगा और वो राख जो है गंगा के पवित्र जल में डाली जाएगी। और इसीलिए ये शेर मैंने लिखा, क्योंकि मैंने इससे पहले में कहा है कि कतबा जहाँ गड़ा है जाके उस पर रुकेगी, तो ये कहना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि आज हमने ये जो तशरीह करी इस पॉडकास्ट में, मुझे बहुत मज़ा आया आप सबके साथ जुड़ने में। और अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, कभी भी आपका दिल हो, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा मसला जो आपके जहन पे हावी हो, आपके दिल और दिमाग को परेशान कर रहा हो, आपने किसी से बात करनी हो, कुछ कहना हो, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ सलाह चाहिए होती है इंसान को। तो मैं सोचता हूँ कि इस उम्र तक आते आते मुझे ज़िंदगी का इतना तजुर्बा हो चुका है कि अगर मैं किसी को कुछ सलाह दूंगा तो वो ठीक ही होगी, वो गलत नहीं होगी। आज तक तो नहीं हुई, 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। और हमेशा उन्होंने मुझ में एक मेंटोर देखा है, हमेशा उन्होंने आके ये चाहा है कि वो किसी तरह से मुझसे बात कर सकें, उनको किसी तरह की तकलीफ़ है, किसी तरह की ज़रूरत है, उन्होंने आके हमेशा मुझसे कहा है। और जहाँ तक हो सका है मैंने हमेशा आगे बढ़ के उनकी मदद करी है कैसे भी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान के दिल पे एक कुछ भार सा होता है, आप सिर्फ कह देना चाहते हैं और उतने में ही आधी मुश्किल हल हो जाती है। और इस चीज़ का अच्छा खासा तजुर्बा रहा है मुझे। हज़ारों सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, 9वीं कक्षा से लेके और अंडर ग्रेड्स तक पढ़ा चुका हूँ।
तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि जो सलाह मैं दूंगा वो ठीक ही होगी, गलत नहीं होगी। आज तक तो नहीं हुई, भगवान न करे कि कभी ऐसा भी दिन देखना पड़े, लेकिन हम जुड़े रहेंगे और इसी तरह से हर हफ्ते एक पॉडकास्ट रहेगा जहां ज़िंदगी के बारे में, इश्क मोहब्बत और प्यार के बारे में कुछ ना कुछ हम ज़रूर बात करेंगे और हम मुखातिब रहेंगे ज़िंदगी से और रूबरू रहेंगे लाइफ से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट podcast. Thank you so much and take care.